हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अभी कवर करवा रहा हूं सामाजिक विज्ञान यानी कि इतिहास में मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिए हैं और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपका सेकेंड चैप्टर। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं सेकेंड चैप्टर पे। आइए देखते हैं सेकेंड चैप्टर क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेकेंड चैप्टर है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और चैप्टर हमें क्या बताना चाहता है, आपको हम आम भाषा में थोड़ा सा समझा देते हैं। मोस्टली हमको इस चैप्टर में पढ़ना है 19वीं सदी के घटनाओं के बारे में। यूरोप के अंदर, यूरोप के समाज के अंतर्गत 19वीं सदी में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन हमको प्रमुख प्रमुख घटनाओं के बारे में जानना है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 19वीं सदी में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। बहुत सी घटनाएं घटी है, जैसा समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए और महिलाओं को सबसे पहले तो वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो वोट डालने का अधिकार मिलता है। इसके अंदर हमारे नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं और फिर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा देखने को मिलेगा, कैसे प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होता है वो देखने को मिलेगा। फिर से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी संस्थाएं खोली गई, इसी में बहुत सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बहुत से शासक आए गए, बहुत से शासक निरंकुशवाद थे, बहुत से शासक उदारवाद थे। तो धीरे धीरे करके हम इस चैप्टर को जानेंगे। अगर हम चैप्टर को पलटे तो बहुत लंबा चैप्टर है, अगर हम देखें तो बहुत ही लंबा चैप्टर है और मैंने देखिए इसको कवर करके जो भी इम्पोर्टेंट प्रमुख प्रमुख बिंदुएं हैं उसको मैंने कवर करके रखा है। आप चाहे तो इस बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि इस बुक को आप पढ़ें और समझ पाएँ। तो आपके लिए मैंने ये इस नोट्स को तैयार किया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप, जब मैं पढ़ लिया हूँ तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमको ज़्यादा समझना है, ज़्यादा जानना है, हिस्ट्री को डिटेल से जानना है, तो आप बेसिकली पढ़ सकते हैं। इसमें आपकी चॉइस है। तो देख सकते हैं आप कैसे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा सा हम सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में जानेंगे, बहुत सारी क्रांतियाँ हुई इसके बारे में जानेंगे, साम्राज्य कैसे कैसे चला उसके बारे में जानेंगे। एक मोस्ट शासक आते हैं निकोलस द्वितीय, उसके बारे में हम जानेंगे। अर्थव्यवस्था कैसी थी यूरोप की वो जानेंगे, कैसे कैसे क्या होता है वो जानेंगे। मज़दूर के बारे में जानेंगे, कैसे यूनियन चलता था बहुत सारी फैक्ट्रियों के अंतर्गत कैसे चलता था। फ्रांस के अंदर क्या क्या हुआ थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे। वेतन के बारे में जानेंगे। और अगर आगे देखें, आप देख सकते हैं कितने मैंने अंडरलाइन किए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख बिंदु। वैसे बहुत सारी बिंदुएं इधर भी हैं, लेकिन वो उतनी मायने नहीं करती हैं। तो यहाँ पे इधर देख सकते हैं बहुत सारी बिंदुएं हैं। मैं लिखवाऊँगा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आप इसको अधिक पढ़ने के लिए आप या फिर अधिक जानने के लिए आप इसको अच्छे से रीडिंग मार सकते हैं। क्या क्या होता है, पहला वो विश्व युद्ध देखिए यहाँ से आरंभ होता है, यहीं से इसका छिड़काव होता है। मैं लेके चलूँगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से होता है शुरू, तो मैं लेके चलूँगा आपको। ये बहुत सारे पिक्स हैं जो कि हमारे पुराने ज़माने में लिया करते थे। जिस तरह भी हम लोग फ़ोटो बहुत सारी अच्छे यादगार फ़ोटो रखते हैं बनवा के, उसी तरह ये देख सकते हैं आप। पहला विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही हैं ये सब हाँ, जो मतलब विश्व युद्ध को रोकने के लिए बहुत सारे रूसी सेना है, सब रूसी सेना है ये सब। तो वही एक जगह बैठ करके फ़ोटो लिवाए हैं। देखिए इनमें से कुछ बुज़ुर्ग भी हैं, आपको दिख रहा होगा, आप जब बुक खोलिएगा तो आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, बहुत सारी ये सभाएं की फ़ोटो है, बहुत सारी सभाएं हुआ करती थी पहले, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे कि रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता था, तो वो हम पढ़ेंगे बाद में। ड्यूमा के नाम बदल करके कुछ और रख दिया जाता है, वो पढ़ेंगे। आगे चलते हैं तो आगे और देखेंगे प्रमुख प्रमुख बिंदुएं हैं जो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं। अभी हम एक चीज़ देखेंगे, रूस में कौन सा कैलेंडर चलता था वो देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देखेंगे हम। इसमें देखिएगा अब नए शब्द आते हैं, नए शब्द का मतलब आप ज़रूर पढ़िएगा, बुक को निकाल करके नए शब्द पढ़िएगा तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ,
बहुत सारी मांगे भी हुई थी सरकार के द्वारा, शासक के द्वारा, तो वो हम पढ़ेंगे। ये सिपाही है। सिपाही का एक पिक्चर दिया हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पे एक दिया हुआ है, मॉस्को में एक दिवस मनाया जा रहा है, उसका पिक है यहाँ पे, आप बुक को खोल के देख सकते हैं। गृह युद्ध होता है, उसके बारे में हम डिटेल से विस्तार से जानेंगे। तो इतना देख करके आप बुक देख सकते हैं, अब मैं नहीं दिखा पाऊँगा आगे, तो आप देखिए खुद। और हम चलते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आइए न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1 है, उदारवादी कैसा राष्ट्र चाहते थे। आप चैप्टर हेडिंग दे सकते हैं, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। क्वेश्चन पहला है, उदारवादी कैसा राष्ट्र चाहते थे। तो उदारवादी सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। जाहिर सी बात है कि उदारवादी का मतलब होता है अच्छे लोग, अच्छे किस्म के लोग, उसकी मानसिकता अच्छी होती है, उसी को बोलते हैं उदारवादी। उदारवादी कैसा राष्ट्र चाहते थे, तो देखो जिसका मानसिकता अच्छी रहेगी वो तो अच्छी राष्ट्र को चाहेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन आता है इसी के ऊपर, उदारवादी कैसा राष्ट्र चाहते थे। तो सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। पहले तो बहुत भेदभाव था, इसीलिए इस मांग को रखा गया। आगे अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो ये है, किस सदी तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार बन चुका था। तो 19वीं सदी तक। अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि मोस्टली हमको 19वीं सदी की घटनाओं के बारे में पढ़ना है, थोड़ा बहुत आगे और पीछे हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम 19वीं सदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो किस सदी तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार बन चुका था। 19वीं सदी तक। पहले तो बहुत समाज के बारे में उतना डिस्कस नहीं हुआ करती थी, जैसे समाज को कैसे चलाना है, नारी को सम्मान मिलना चाहिए, पुरुष को ये हक होना चाहिए, वेतन बराबर होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं था 18वीं शताब्दी तक। लेकिन जैसे जैसे 19वीं शताब्दी का अंत होते गया, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये सब पहल होने लगी, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन बनता है कि सदी तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार बन चुका था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो कमेंट करना भूल जाते हैं, वीडियो को कमेंट करिए ज़रूर कि आपकी क्या क्वेरी है, क्या क्वेश्चंस हैं, तभी तो मैं जान पाऊँगा कि आप कौन कौन से वीडियो देखे हैं और किसने किसने देखे हैं। तो कमेंट कीजिए, आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप उसको अपने सवालों से भर सकते हैं, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। क्वेश्चन 3, समाज में पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा को क्या कहा जाता है। समाजवाद। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, आप खुद समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। वोट डालने का अधिकार पाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था। पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो एक आंदोलन चलाया गया, जिस आंदोलन का नाम था मताधिकार आंदोलन। ये बेसिकली अगर आपको याद रखने के लिए कोई बोले और आप लोग क्या करते हैं तो आप इसको रट्टा मारने लगते हैं। रट्टा मत मारिए, आप इसको समझिए। वोट डालने के लिए कौन सा अधिकार चलाएगा, मताधिकार आंदोलन, सिंपल सी बात है। तो ये आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। रॉबर्ट ओवेन कौन थे। तो रॉबर्ट ओवेन, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति थे। जी हाँ, अभी जैसे देखिए बिल गेट्स हैं, बिरला अंबानी है, मुकेश अंबानी है, धीरू भाई अंबानी है, ये सब क्या है, मोस्ट पॉपुलर लोग हैं रिचेस के मामले में। तो उसी तरह उस समय 19वीं सदी में रॉबर्ट ओवेन कौन थे, तो इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है मार्क्स का, मतलब कार्ल मार्क्स का। इसका फुल नाम है कार्ल मार्क्स का। औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, यह कथन किसका है, कार्ल मार्क्स का। आगे चलते क्वेश्चन 7 की ओर। भविष्य के समाज को साम्यवादी समाज का नाम किसने दिया। तो कार्ल मार्क्स ने। इसी ने बोला कि भविष्य का जो समाज है वो साम्यवादी समाज है, ये नाम दे दिया किसने, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स का अगर जीवन गाथा देखें तो 1818 में इसकी जन्म है और मृत्यु यानी देहांत निधन 1882 ईस्वी में। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है,
मैंने ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1870 का दशक आते आते पूरे यूरोप में क्या फैल चुका था? तो समाजवादी विचार फैल चुका था पूरे यूरोप के अंदर। जी हाँ, 1800 दशक आते आते पूरे यूरोप के अंदर समाजवादी विचार फैल चुका था। अच्छा, एक चीज़ और आप समझ पाए हैं कि नहीं कि मतलब 19वीं सदी 18वीं सदी किसको कहते हैं सर? नहीं समझे थे तो आइए हम समझाते हैं। जैसे अभी चल रहा है 2020, ठीक है, अभी 2020 चल रहा है, तो ये है 21वीं सदी, क्योंकि ये 2020 है आपका, और 2020 जो है जैसे ख़त्म होगा तो आपके पास आ जाएगा 2021, ठीक है। जैसे रहता 2000, जैसे 1900 रहता, 1900, तो 1918, 1912, 1930, 1940, 1950, तो ये हो जाता 20वीं सदी। कहने का मतलब ये है कि अगर 2018 है, 2018 है और 2018 है, तो ये कौन सी सदी हो जाएगी? 19वीं सदी हो जाएगी, 19वीं सदी हो जाएगी। और अगर ये 2020 है तो अब बताइए कौन सी सदी हो जाएगी? 2017 है, 2017 है, तो ये हो जाएगी 18वीं सदी। कौन सी सदी? 18वीं सदी हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, अक्टूबर 1917 की घटनाओं को क्या कहा जाता है? तो अक्टूबर 1917 को कहा जाता है अक्टूबर की क्रांति। जी हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। सन 1914 के दौरान रूस और उसके साम्राज्य पर किसका अधिकार था? तो जार निकोलस द्वितीय। ये बहुत इम्पोर्टेंट शासक थे रूस के। 1914 के दौरान रूस और उसके साम्राज्य पर किसका अधिकार था? तो जार निकोलस द्वितीय। आगे क्वेश्चन आते हैं, रूसी साम्राज्य की कितनी प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर थी? तो 85%। रूसी जनता 85% खेती पर निर्भर थी, अपनी जीविका को पार्जन करने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए 85% खेती पर निर्भर थे रूसी जनता। क्वेश्चन नंबर 12, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1900 ईस्वी में। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी का गठन कब किया गया? 1900 ईस्वी में। आप इतना याद रखिए, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी, ये जो लिखा हुआ ये इंग्लिश नेम है, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी ये हिंदी वर्ड है, तो दोनों का मतलब सेम होता है, तो आप याद रखेंगे 1900 ईस्वी में। आप एयरफोन लगा करके ऑडियो क्लिप सुन के ही याद कर सकते हैं, लेकिन मेरा आग्रह है कि आप नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है एग्ज़ाम के लिए। एशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1898 ईस्वी में। आप याद रखेंगे, ये थोड़ा लंबा नेम है। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1898 ईस्वी में। ये रशियन है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का, अच्छा पार्टी ना, पार्टी का गठन कब किया गया? तो वो है 1898 में। रूस में क्रांतिकारी उथल पुथल कब हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1905 में। मतलब रूस के अंदर जो है क्रांतिकारी सबसे अधिक कब उथल पुथल हुई? तो 1905 ईस्वी में। रूसी मजदूरों के लिए कौन सा वर्ष सबसे अधिक बुरा रहा? तो 1904, क्योंकि बहुत सारे अकाल पड़ गए थे, वेतन में कमी कर दी गई थी। तो वैसे तो मजदूरों का हाल बुरा रहता ही है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कौन सा वर्ष सबसे अधिक बुरा रहा, तो वो 1904। विंटर पैलेस क्या था? विंटर पैलेस क्या था? विंटर पैलेस किसे कहते हैं? तो विंटर पैलेस जार निकोलस द्वितीय का महल को बोलते थे विंटर पैलेस। देखिए, विंटर पैलेस क्या था या विंटर पैलेस किसे कहते हैं? तो जार निकोलस द्वितीय का महल को विंटर पैलेस कहते हैं। जैसे अभी आपका कोई घर होगा तो आप उसका नाम दे देंगे, है ना, तो उसी तरह ये विंटर पैलेस नाम था जार निकोलस द्वितीय के महल का।
आगे चलते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यूमा क्या है? ड्यूमा क्या है? तो रूसी संसद को ड्यूमा बोलते थे। जी हाँ, ड्यूमा, संसद भवन उसको बोलते थे ड्यूमा। अभी हम लोग आम भाषा में सांसद बोलते हैं ना, उस समय ड्यूमा बोलते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, ड्यूमा गठन करने की अनुमति जार ने कब दी? मतलब पहले तो थी नहीं, तो कब उसका गठन तो हुआ होगा, तो वो 1905 ईस्वी में। और अनुमति किसने दी? जार निकोलस द्वितीय ने कि नहीं जाओ, एक ठो ड्यूमा का गठन होना चाहिए, संसद का गठन होना चाहिए, तभी हम सारे कार्यों को सफल रूप से अंजाम दे पाएंगे। तो वो 1905 में अनुमति देती है। तो एक क्वेश्चन बनता है, ड्यूमा का गठन करने के लिए अनुमति जार निकोलस ने कब दिया? तो वो 1905 ईस्वी में दिया। क्वेश्चन नंबर 19, जार निकोलस से कौन अप्रसन्न थे? तो जार निकोलस से गैर रूसी जनता जो थे वो अप्रसन्न थे, नाखुश थे, खुश नहीं थे कि ये शासक अच्छा नहीं है, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, इस तरह करके कुछ उसका मन मुटाव रहा होगा। इसी पे एक क्वेश्चन बनता है। तो जार निकोलस से कौन अप्रसन्न थे? तो गैर रूसी जनता। आगे क्वेश्चन है, किन शक्तियों को केंद्रीय शक्ति कहा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो मैं आपको याद करवा देता हूँ यहाँ पे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, किन शक्तियों को केंद्रीय शक्ति कहा जाता है? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। आप याद कैसे रखिएगा, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं जात। क्या लिख सकते हैं? जात लिख सकते हैं, JAT, जात। तो जात से जर्मनी, आ से ऑस्ट्रिया और ता से तुर्की। जात को आप याद रख सकते हैं, ये है केंद्रीय शक्ति। जात क्या है? केंद्रीय शक्ति। जात क्या है? केंद्रीय शक्ति। तो जा से हो जाएगा जर्मनी, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रिया और टा से हो जाएगा टर्की, मतलब तुर्की। आगे चलते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? आप में से कोई ये जानते भी होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। तो वो 1914 ईस्वी में, यहीं से इसका प्रारंभ होता है। मैं आपको थोड़ा सा एक बुक दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, है ना, ये केंद्रीय शक्तियाँ हैं। देखिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठा लिए जाते हैं। जर्मनी, एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये केंद्रीय शक्तियाँ थी। तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। तो आप बुक को ले सकते हैं और इसको दोहरा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 क्वेश्चन नंबर है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? तो वो पेत्रोग्राद। अभी थोड़ा देर पहले बताया है सेंट पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता था। तो सेंट पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता था बताइए। तो सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मनी नाम था, जर्मन नाम था, इसलिए इसको नाम बदल करके पेत्रोग्राद कर दिया, पेत्रोग्राद। जी हाँ, पेत्रोग्राद। आप इसको याद रखेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेत्रोग्राद कर दिया जाता है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है, जार की पत्नी का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट हो जाता है क्योंकि जार निकोलस उसमें शासक थे, और जाहिर सी बात है पत्नी के बारे में तो पूछा जाता है एक सवाल, तो वो जरीना थी। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम जरीना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। राजधानी पेत्रोग्राद की हालत सबसे अधिक खराब कब हुई? तो 1917 ईस्वी में। मतलब बहुत सारे उथल पुथल होते रहे, तो सबसे अधिक खराब हो गए पेत्रोग्राद की हालत सबसे अधिक कब खराब हो गए? 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आगे है, समाजवादी कैसी संपत्ति के विरोधी थे? तो समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन 26 है, पूरे रूस और उसके साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का कब्जा कब हो गया? तो सन 1914 ईस्वी के दौरान, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, उस समय पूरे रूस और उसके साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का कब्जा हो गया 1914 ईस्वी के दौरान। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है, व्लादिमीर लेनिन कौन था? व्लादिमीर लेनिन कौन था? तो वो था बोल्शेविक पार्टी के नेता
बताते चले बोल्शेविक पार्टी क्या था। अभी जिस तरह है बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जेवीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसी तरह था बोल्शेविक पार्टी। तो बोल्शेविक पार्टी के प्रमुख नेता थे व्लादिमीर लेनिन। इसी पे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम कवर कर रहे हैं आगे। लेनिन शासक कब बना? लेनिन रूस कब लौट आया? तो देखिए 2 क्वेश्चन हैं, दोनों का आंसर सेम है 1917, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को मिला के लिखा है। लेनिन शासक कब बनता है तो 1917 में, और लेनिन रूस कब लौट आया तो 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। लेनिन के अप्रैल की 3 मांग क्या थी? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अप्रैल के महीना में एक ये मांग करता है, जो कि मांग है, पहला मांग है युद्ध समाप्त किया जाए। जो प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था उसको ये समाप्त करने के लिए बोल रहा था कि क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो, उससे कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है, प्लीज़ युद्ध समाप्त कर दिया जाए। ये घोषणा पत्र में लिख करके ये मांग कर रहे हैं। दूसरी मांग है सारी ज़मीन किसानों को दे दी जाए। मतलब बहुत सारे ज़मींदारों या फिर बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में थे, तो उनसे आग्रह किया गया कि सारी जो ज़मीन है किसानों की दे दी जाए। और आगे जो मांग है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ये 3 प्रमुख मांगे हैं जो लेनिन के अप्रैल की 3 मांग थी। आगे चलते हैं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन है लेनिन के अप्रैल 3 मांग को और किस नाम से जाना जाता है? तो मतलब 3 जो मांग है अप्रैल की 3 मांग, इसको एक और से नाम से जाना जाता है, जो नाम है उसका अप्रैल थीसिस। ये है थीसिस, थीसिस। यहाँ थोड़ा मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ये थीसिस है, ये है थीसिस, अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है ना, अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी किसके द्वारा किया गया? तो वो लेनिन के द्वारा। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया, किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। खास नेता थे इसलिए इसका उल्लेख किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, रूस में फरवरी 1918 तक कौन से कैलेंडर का चलन था? फरवरी 1918 तक था जूलियन कैलेंडर। अभी जैसे हमारा ठाकुर प्रसाद मोस्ट इम्पोर्टेंट कैलेंडर चलता है, और भी बहुत सारे लोकल कैलेंडर हैं जिसका नाम तो प्रचलित नहीं है, लेकिन अभी ठाकुर प्रसाद का भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलन है। उसी तरह रूस में फरवरी 1918 तक कैलेंडर जो चलन था, कैलेंडर का जो चलता था बहुत ज़्यादा विख्यात, वो जूलियन कैलेंडर था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है जूलियन कैलेंडर को त्याग कर रूस ने कौन से कैलेंडर का